हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्वाध्याय ज्ञान। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में जुलाई रेवोल्यूशन के ऊपर बात करूंगा, जो कि 1830 की एक बहुत बड़ी घटना थी। जुलाई रेवोल्यूशन जो फ्रांस में घटी थी। जुलाई रेवोल्यूशन को काफ़ी नाम से जाना जाता है। इसको सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1830 या थ्री ग्लोरियस डेज रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसके काफ़ी नाम हैं, जिसमें से जुलाई रेवोल्यूशन काफ़ी फेमस नाम है। आपको 3-4 नाम ये जो मैंने लिखे हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में किसी भी नाम से पूछे जा सकते हैं। आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हीं में से कोई ना कोई नाम पूछा जाएगा। आप एक बार ध्यान रखिएगा। अब जुलाई रेवोल्यूशन है, इसका इस रेवोल्यूशन का होने का मेन मोटिव क्या था, ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। बर्बन डायनेस्टी जो कि फ्रांस में फाउंडेड हुई एक डायनेस्टी है, जिसके रूलर थे चार्ल्स 10th, जो कि एक ऐसे रूलर थे जिनको फ्रांस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उन्हीं के विरोध में इस रेवोल्यूशन का आगमन हुआ था। इस रेवोल्यूशन को ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ा गया था। ये रेवोल्यूशन मात्र 3 दिन तक ही लड़ा गया था। 26 जुलाई 1830 से लेके 29 जुलाई 1830 तक इस जुलाई रेवोल्यूशन का निर्णय निकल गया था। ये रेवोल्यूशन 1830 का जो था वो काफ़ी बुरी तरीके से फैला था पूरे यूरोप में। इसको कॉन्टेजियस डिजीज़ कहा जाता था। कॉन्टेजियस डिजीज़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि कॉन्टेजियस डिजीज़ वो होता है जो कि एक छोटे एरिया से फैले लेकिन एक वास्ट एरिया को कवर कर ले। मतलब एक छोटी सी बीमारी जो एक बहुत बड़ी एरिया को कवर कर ले, उसको कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं। इसी प्रकार से ये रेवोल्यूशन था। इस रेवोल्यूशन में ये था कि ये क्यों फैला, क्योंकि इस रेवोल्यूशन ने पब्लिक को, एक कॉमन पब्लिक को ये मोटिव दे दिया, एक ये राह बता दी कि अगर आपका रूलर ख़राब है तो आप उसके प्रति विरोध कर सकते हैं और इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि जुलाई रेवोल्यूशन इसका जीता जागता एक एग्जाम्पल था। इसमें लोगों ने विरोध किया और उन्होंने सक्सेस पाई। ये रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था। और ये रेवोल्यूशन शुरू कहाँ से होता है। अब बर्बन डायनेस्टी ख़त्म हो चुकी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो बर्बन डायनेस्टी दोबारा कैसे आ गई, आखिर दोबारा कैसे इस्टेब्लिश हो गई। जो चार्ल्स 10th बर्बन डायनेस्टी के रूलर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो हमने पढ़ा कि बर्बन डायनेस्टी तो बिल्कुल गायब हो गई थी। लुइस 16 के बाद तो बर्बन डायनेस्टी बची ही नहीं थी फ्रांस में, तो ये कहाँ से चार्ल्स 10th आ गए। तो कांग्रेस ऑफ वियना, जो कि एक बहुत बड़ी कमिटी थी, उसने निर्धारित किया कि नेपोलियन के पतन के बाद अब फ्रांस में कौन एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। तो बर्बन डायनेस्टी के रूलर लुइस 18 को ये संदेशा पहुंचाया गया कि आप आइए, फ्रांस में रीन कीजिए और फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालिए। उन्होंने वो आए उन्होंने आए भाई उन्होंने आए कि हम फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये बर्बन डायनेस्टी थी कौन सी, ये कौन सी डायनेस्टी थी। बर्बन डायनेस्टी काफ़ी पुरानी डायनेस्टी थी। ये फ्रांस में ही फाउंड हुई थी और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे रूलर्स आए थे, जैसे हेनरी 4th, लुइस 13, लुइस 14, लुइस 15 एंड लुइस 16। लुइस 16 फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस दौरान हुआ था उस दौरान वो फ्रांस के राजा थे, लुइस 16। और इसके बाद से ही फ्रांस के जो राजा थे उनके सिस्टम को हटा दिया गया। उसके बाद नेपोलियन ने आके फ्रांस को संभाला था। नेपोलियन ने ही पूरे फ्रांस पे अपना दबदबा हासिल किया था और वहाँ फ्रांस का वो पहला एम्परर बना था। इस जो बर्बन डायनेस्टी थी 1814 में दोबारा फ्रांस में वापस आ गई थी और 1830 तक ये बर्बन डायनेस्टी इस्टेब्लिश रही। उसके बाद 1830 बाद ये डायनेस्टी पूरी तरह ख़त्म हो गई और उसके बाद फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया था। आप देख रहे होंगे इस चार्ट में ये जो दो रूलर्स हैं, ये लुइस 18th हैं और ये चार्ल्स 10th हैं। ये रूलर्स हैं, ये दो रूलर्स आए थे। उसके बाद ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन लुइस
16 वॉज द किंग। लुइस 16 फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान किंग थे। बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन बर्बन डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बर्बन डायनेस्टी बर्बाद हो गई और उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया, और उसके बाद नेपोलियन ने वहाँ का रीन संभाला था। उसके बाद जब नेपोलियन का पतन हो गया तब लुइस 18 को दोबारा बुलाया गया और उन्होंने रीन को संभाला, और इनका रीन अप्रैल 1814 से लेके मार्च 1815 तक रहा। अप्रैल 1814 से लेके मार्च 1815, और उसके बाद जुलाई 1815 से लेके सितंबर 1824 तक इनका रीन रहा था। इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। On 16 September 1824, after the lingering illness of several months, the 60-year-old Louis XVIII died childless. 1824 के बाद लुइस 18 की डेथ हो गई थी, जो कि 68 वर्ष के थे। वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वो काफ़ी बीमार रहते थे, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई, और उनका कोई भी संतान नहीं था कि जो फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेशन को उनके आगे देख सके। तो उन्होंने चार्ल्स 10 को इनवाइट किया कि अब आप आके फ्रांस पे रीन कीजिए, रूल कीजिए। तो चार्ल्स 10 फ्रांस में आए और उन्होंने फ्रांस की सत्ता को संभाला, और जब फ्रांस की सत्ता को चार्ल्स 10 ने संभाला था तब तक उनकी उम्र 66 ईयर ओल्ड हो चुकी थी, मतलब उनकी भी एज काफ़ी थी। द कॉज ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन होने का मेन कॉज क्या था, क्या क्या कारण बने कि जुलाई रेवोल्यूशन हुआ। पहला कारण, जो कारण की शुरुआत थी वो तो लुइस 18 के समय से ही हो गई थी। लुइस 18 के द्वारा लाया गया एक चार्टर, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर कहा गया था, उसमें काफ़ी डिफेक्ट्स थे। लुइस 18 एक अच्छे शासक थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी, वो एक अच्छे शासक थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ लाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए कुछ कारणवश। अब वो कैसे कारण थे आइए हम डिस्कस करते हैं। लुइस 18 जब थ्रोन पर आए, नेपोलियन के पतन के बाद जब लुइस 18 को फ्रांस में इनवाइट किया गया रीन के लिए, तब जब लुइस 18 फ्रांस में आए तब उन्होंने एक चीज़ डिसाइड की कि मैं दोबारा से लुइस 16, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान उनको ओवरथ्रोन कर दिया गया था, ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा जिसके कारण मुझे भी ओवरथ्रोन किया जाए। सो उन्होंने एक चार्टर लाया जिसमें कि काफ़ी प्रकार के नियम्स थे, और इस चार्टर का लाने का बेसिक मतलब क्या था कि कॉमन पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, कॉमन पब्लिक का भी भागीदारी हो हमारे कंट्री को चलाने में, फ्रांस को चलाने में। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का मेन रीज़न था कि जो फ्रांस की जनता थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी रोल ऐसा नहीं दिया जा रहा था जो कि सही हो। उनको काफ़ी नीचे स्तर पर रखा जाता था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती थी जिसके कारण वो अपनी बातों को रख सकें, अपनी चीज़ों को पूरा कर सकें, अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर सकें। सो लुइस 18 ने डिसाइड किया कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमन पब्लिक को अपना समर्थन दूंगा। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी। द चार्टर हैज़ मेनी डिफेक्ट्स। अब क्या क्या डिफेक्ट्स रहे थे, चार्टर तो लाया गया लेकिन क्या क्या उसमें डिफेक्ट्स निकले थे। द वोटिंग राइट्स वॉज ओनली गिवन टू द रिच पर्सनस। सिर्फ अमीर आदमी को ही वोटिंग राइट्स दिए गए थे, हर क्लास को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। सिर्फ वही क्लास वोटिंग राइट्स प्राप्त कर रही थी जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती थी। टैक्स पे करने वाली जनता ही वोटिंग राइट्स पा रही थी। इन दिस वे द चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज वर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्रीमेंस। इस प्रकार से जो चैम्बर ऑफ डेप्यूटी बनती थी, मतलब जो चैम्बर ऑफ डेप्यूटी होती थी, अब चैम्बर ऑफ डेप्यूटी क्या होती थी मैं आपको बताता हूँ। ये है चैम्बर ऑफ डेप्यूटी। चैम्बर ऑफ डेप्यूटी एक प्रकार की पूरी पार्लियामेंट थी जो फ्रांस में बैठती थी। ये काफ़ी बड़ा सा हॉल था जहाँ नीचे मेंबर्स बैठते थे और ऊपर किंग बैठता था, जो कि ऊपर से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे उनको देखता था। सो डेप्यूटी ऑफ मेंबर्स जो होते थे, डेप्यूटी ऑफ द चैम्बर ऑफ डेप्यूटी जो होता था, वो किसी भी प्रकार से कंट्री मैन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। सब अमीर लोग उसमें आए थे, क्योंकि टैक्स तो वही लोग पे कर सकते जिनके पास पैसा होता था। अब पैसा तो फ्रांस की आम जनता के पास इतना नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर सके, जिसके कारण उनको चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं मिल रहा था। द चैम्बर ऑफ पीयर्स वॉज फॉर्म्ड ऑन इलीगल बेसिस। अब इलीगल बेसिस इसलिए कहा जाता था क्योंकि चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ का मेन कारण था कि कॉमन पब्लिक को रिप्रेजेंट करे, जो कि वो कर नहीं रहा था, तो वो इसलिए इलीगल बेसिस पे हो गया था।
और इसमें मेन डिफेक्ट क्या था, जो एक बार चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ में सेलेक्ट हो जाता था उसको ज़िंदगी उसकी मेंबरशिप मिल जाती थी। मतलब एक इंसान अगर 30 साल 35 साल में सेलेक्ट हो गया, तो नॉमिनेट हो गया, तो वो ज़िंदगी जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको उसमें भागीदारी मिलती रहती थी। वो नॉमिनेट हो जाता था होल लाइफ के लिए, जिसके कारण जो पूरी चैम्बर ऑफ डेप्यूटी थी वो एरिस्टोक्रेट से भर गई थी, नौकरशाहों से भर गई थी। उसमें आम पब्लिक तो कहीं थी ही नहीं। इन द चार्टर किंग ऑब्जर्व हिमसेल्फ एज द हाईएस्ट पोजीशन। इस चार्टर में दूसरा सबसे बड़ा डिफेक्ट था कि जो किंग था उसको सुप्रीम अथॉरिटी मिल गई थी। एक प्रकार से किंग गॉड के पोजीशन पर बैठ गया था। किंग के पास कोई भी राइट था कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता था, कोई भी डिसीजन ले सकता था, किसी को भी पनिशमेंट दे सकता था, और उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होती थी। कोई भी रूल्स किंग को नहीं बाइंड करते थे। ये उस चार्टर में लाया गया था। द मिनिस्ट्री वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द किंग, नॉट ओनली इट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो मिनिस्ट्री होती थी वो किंग के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती थी। मिनिस्ट्री किंग के द्वारा अपॉइंट की जाती थी। सो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगी, पार्लियामेंट के प्रति होगी कि वो किंग के प्रति होगी। जिसके कारण वो किंग के प्रति रिस्पॉन्सिबल थी और पार्लियामेंट में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाती थी। द रीन ऑफ चार्ल्स 10th। अब यहाँ तक आई, चार्टर तो लाया गया लुईस 18 के द्वारा। अब लुईस 18 की मृत्यु के बाद चार्ल्स 10th का कैसा रीन रहा था, आइए हम वो देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ लुईस 18, हिज ब्रदर चार्ल्स 10th सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस एंड ही वॉज द ग्रेट रिएक्शनरी ऑफ हिज टाइम। चार्ल्स 10th बहुत बड़ा रिएक्शनरी था। उसको आम जनता की कोई भी बात मंजूर नहीं थी। वो काफ़ी विरोधाभास में जीता था। ही वॉज द लीडर ऑफ अल्ट्रा रॉयलिस्ट। अब आप पूछेंगे कि अल्ट्रा रॉयलिस्ट क्या था। अल्ट्रा रॉयलिस्ट वही लोग थे जो कि राजा का ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे, उनको अल्ट्रा रॉयलिस्ट कहा जाता था। तो एक अल्ट्रा रॉयलिस्ट पर्सन था, वो राजा की हर काम को इस प्रकार सपोर्ट करता था जैसे उसकी आंखों पर पट्टी बंधा था। When he became the king, he imposed restrictions on the freedom of press, writings of speech and common peoples. जब वो राजा बना उसने तुरंत ही फ्रीडम ऑफ प्रेस को बैन कर दिया। मतलब प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं थी, किसी को कुछ बोलने की आज़ादी नहीं थी, और किसी को मतलब कॉमन पब्लिक होती थी उनको अपनी बात रखने की कोई आज़ादी नहीं थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1827 टू 1833, 1827 से लेके 1833 तक उसने जो चैम्बर होता था, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़, उसको 3 बार भंग कर दिया था। 3 बार भंग करने का आशा ये था कि यही दिखाती थी कि जो लुईस चार्ल्स 10th था वो कितना बड़ा रिएक्शनरी था। उसको कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। जब भी चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ में कोई अच्छी बात आती थी वो उसका विरोध करता था और उसको भंग कर देता था, क्योंकि भंग करने की जो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ थी उसकी जो पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ किंग के पास होती थी। सो वो यही करता था, जब कोई अच्छी बात आती तो उस चैम्बर ऑफ डेप्यूटी को भंग कर देता था और दोबारा से नए इलेक्शंस करवाता था। ही फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, ऑफ द प्रीस्ट फॉर द प्रीस्ट एंड बाय द प्रीस्ट। इसका मतलब है ये बिल्कुल अब्राहम लिंकन की एक कोट से मिलता है। जैसे इसमें कहा गया है, प्रीस्ट शब्द क्यों यूज किया गया है, क्योंकि लुईस 10 जो चार्ल्स 10 था वो प्रीस्ट को काफ़ी बढ़िया पोजीशन पे उसने अपने रीन में बैठाया था। उसने जो चर्चेज होते थे उनको बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया था। उसने सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर कोई कंट्री में होता था तो वो चर्चेज होते थे, और उसने प्रीस्ट को कुछ ज़्यादा ही जगह दी थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। इन एडिशन टू द अबव, चार्ल्स 10th अपॉइंटेड सच पर्सन्स एज हिज प्राइम मिनिस्टर। चार्ल्स 10th उन्हीं इंसान को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाता था जो उसकी पॉलिसीज़ को, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिल्कुल ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे। वो उनको जगह देता था। अब आपने इन स्टेटमेंट को पढ़ा, इससे पता चलता है कि चार्ल्स 10th कितना कितना गलत कर रहा था फ्रांस की आम जनता के साथ। तो ऐसी पॉलिसीज़ वो लाना चाहता था और उसने लाया भी, जिसके कारण जुलाई रेवोल्यूशन हुआ। और इनमें से कोई भी पॉइंट, कोई भी ऐसे कोई भी प्रोविजंस नहीं थे जो आम पब्लिक को पसंद हो। और जुलाई रेवोल्यूशन तब पूरी तरीके से स्टार्ट हुआ जब जुलाई रेवोल्यूशन जो था वो चार्ल्स 10th के द्वारा लाए हुए कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, कुछ बहुत ही रिजिड रेस्ट्रिक्शंस थे
जो कि फ्रांस की जनता के ऊपर लाए गए थे। अब वो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस थे, आइए हम देखते हैं। सस्पेंशन ऑफ द लिबर्टी ऑफ प्रेस, उसने लिबर्टी ऑफ प्रेस मतलब जो प्रेस थी उनके पास जितनी भी आज़ादी थी तो उसको सस्पेंड कर दिया था। अपॉइंटेड न्यू रिएक्शनरी काउंसिलर्स ऑफ द स्टेट, उसने जितने भी स्टेट में अपॉइंट किए थे मेंबर्स वो काफ़ी रिएक्शनरी होते थे, वो मतलब राजा को बहुत ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे। उसने इलेक्शन सिस्टम्स को बदल दिए, नए नए इलेक्शंस कराता था। वो कई बार चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ को उसने भंग कर दिया था। ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिनके कारण चार्ल्स 10th का पतन हुआ था और जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था। इंपॉर्टेंस ऑफ द जुलाई रेवोल्यूशन, अब जुलाई रेवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कुछ ऐसी बातें थी जो छूट गई थी जिसको जुलाई रेवोल्यूशन ने कवर किया था। इट कंप्लीटेड द वर्क विच वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीटेड इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1788। ऑल्दो द जुलाई रेवोल्यूशन डिड नॉट ले द फाउंडेशन ऑफ एनी न्यू प्रिंसिपल, उसने कोई नई प्रिंसिपल्स को नहीं सेट किया था। जुलाई रेवोल्यूशन ने कोई नए प्रिंसिपल्स नहीं लाए थे। उसने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट निकला था उसको आज प्रूव कर दिया था। अब लोगों को रियलिटी में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का अधिकार था। अब ये तीन शब्द अब रियलिटी में ट्रुथ साबित हुए थे, सच साबित हुए थे इस समय। बिफोर 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 द जुलाई रेवोल्यूशन, नॉवेल्स, द लॉर्ड्स, क्लर्जी, नोबिलिटी और क्लर्जीज जुलाई रेवोल्यूशन के पहले काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, काफ़ी आरामदायक ज़िंदगी जी रहे थे और काफ़ी उनके पास धन दौलत थी, जिसके जो जुलाई रेवोल्यूशन के बाद उनसे छीन ली गई और उनको एक आम जनता की तरह ट्रीट करने किया जाने लगा। सो ये था जुलाई रेवोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।